नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करने जा रहे हैं BHDLA 136 यानी 136 के बारे में। यह कोड हिंदी भाषा और लेखन कौशल को व्यक्त करता है। यह सामान्य हिंदी है। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 6 तक जिन व्याकरणों के बारे में हम जानते हैं, उसे सीखते हैं, यह उसी का अध्ययन है और ये एक बहुत ही सरल परीक्षा है। हम आशा करते हैं कि जो भी हम टॉपिक इसमें करेंगे वो 100% आपकी परीक्षाओं में आएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं BHDLA 136। हमारा पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द से आप क्या समझते हैं? सामान्य शब्दों में दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। यानी कि हमारी जो वर्णमाला है वो दो भागों में बटी हुई है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं, परंतु ये वर्ण इस प्रकार से होने चाहिए कि इनका एक अर्थ निकले। जैसे कि कै लै कल, मै लै मल, जै लै जल। इन सभी सार्थक समूहों का अपना अर्थ है, ये अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं, परंतु यही शब्द यदि आगे पीछे जोड़ दिए जाएंगे, उल्टे सीधे जोड़ दिए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। इस प्रकार वे सभी वर्ण जो एक संयुक्त परिपाटी में सार्थक अर्थ को उत्पन्न करते हैं, शब्द कहलाते हैं। शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। वे शब्द जो अर्थ ग्रहण करते हैं, भाव उत्पन्न करते हैं, महसूस किए जाते हैं, जिन्हें बोलते ही उनकी छवि स्पष्ट हो जाती है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, घ जमा ओ ड़ जमा आ, घोड़ा, यानी कि एक जानवर की बात हो रही है। कमल, क जमा मैं जमा ल, कमल मतलब एक फूल। दूसरी तरफ है निरर्थक शब्द। वे सभी वर्ण जो मिलकर एक शब्द का निर्माण तो करते हैं, परंतु उसका अपना कोई अर्थ नहीं है, अपना कोई भाव नहीं है। ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। प्राय ऐसे शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, जैसे खाना, वाना, आना, जाना, रोटी, शोटी। यहाँ वाना, शोटी आदि का कोई अर्थ नहीं है। अब बात करते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, परंतु फिर भी इसके एक अन्य प्रकार है। इस प्रकार शब्द 5 प्रकार के हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 3 विदेशी शब्द और 5वां है संकर शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों क्यों त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, माता पिता, आम्र, अश्रु आदि। दूसरे शब्द हैं तद्भव शब्द। वे सभी शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग तो किए जा रहे हैं, परंतु उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया है, थोड़े परिवर्तन के साथ उनका प्रयोग हो रहा है। जैसे अग्नि से आग हो गया और आम्र से आम हो गया, चंद्रमा से चांद हो गया। कुल मिलाकर वे सभी शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग तो हो रहे हैं, परंतु वो पहले कभी संस्कृत भाषा में हुआ करते थे। यानी कि थोड़े बहुत फेरबदल के साथ वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। नंबर 3 है देशज शब्द। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, उन्हीं भाषाओं की अपनी अपनी लोक बोलियां हैं। वही लोक शब्द जो आम लोक परंपरा में प्रचलित हैं, प्रयोग होते होते भाषाओं में उसका स्थान बन जाता है, तो ऐसे शब्दों को देशी शब्द या लोक बोली के शब्द कहा जाता है। जैसे कटोरा, खिड़की, खिचड़ी, लोटा, थैला आदि। नंबर 4 है विदेशी शब्द। हमारे देश में प्रारंभ से ही विदेशियों का आना जाना रहा है, तो विदेशियों के संपर्क में आने से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है और हमें महसूस भी नहीं होता ये विदेशी शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे अजीब, अमीर, चौकीदार, अखबार, चाय, स्कूल, बटन आदि। 5वें प्रकार के शब्द हैं संकर शब्द। वे सभी शब्द
जिसमें एक शब्द का निर्माण अलग अलग भाषाओं के माध्यम से हुआ है, अर्थात वह पूरा का पूरा शब्द एक शब्द का भाग दूसरी भाषा से और आधा भाग दूसरी भाषा से है, तो इन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, मच्छरदानी, पॉकेट मार, डॉक्टर साहब। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द निर्माण से आप क्या समझते हैं, यानी शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है। सामान्य रूप से किसी प्रकार से शब्दों का गठन करना शब्द निर्माण कहलाता है। शब्द निर्माण सामान्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 उपसर्ग, नंबर 2 प्रत्यय और नंबर 3 समास। उपसर्ग, जब कोई शब्दांश किसी शब्द के सामने जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, यानी जो उसका मूल भाव था उसे बदल देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। ऐसे शब्द बहुत ही आसान होते हैं, जैसे दिन, प्रतिदिन, पुत्र, सुपुत्र, कुपुत्र, देश, प्रदेश, विदेश। यानी कि कोई शब्दांश जब किसी शब्द के सामने जुड़कर एक नए भाव को प्रकट करता है, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है और यह शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। दूसरा शब्द है प्रत्यय। किसे कहते हैं? प्रत्यय के द्वारा भी शब्द निर्माण किया जाता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर शब्द के मूल भाव को बदल देते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाता है। जैसे आपके कुछ शब्द हैं, जैसे देश, देशी, इच्छा, ऐच्छिक, मीठा, मिठास। एक अन्य प्रकार है समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया छोटा और विशिष्ट शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। इसके कुछ उदाहरण हैं, नील कमल, रसोई के लिए घर, राजा का पुत्र, नील और कमल, नील कमल, रसोई घर, रसोई के लिए घर, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकुमार, राजा का कुमार, लंबोदर, लंबा होदर जिसका, नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, दशानंद, दश हो आनंद जिसके। इस प्रकार के शब्दों को समास कहा जाता है। शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है, आपका उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग, जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर निर्माण करे उपसर्ग कहलाता है, और जो शब्दांश के शब्द के पीछे जुड़कर निर्माण करे उसे प्रत्यय कहते हैं। और जब दो छोटे छोटे शब्द मिलकर एक नए विशिष्ट शब्द की रचना करते हैं उसे समास कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विलोम किसे कहते हैं, विलोम शब्दों से क्या अभिप्राय है। वे सभी शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। ये विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, उल्टे शब्द कहा जाता है। ये सदैव अपने विपरीत भाव को प्रस्तुत करते हैं। जैसे देव, दानव, आकाश, पाताल, उल्टा, सीधा, ऐच्छिक, अनिवार्य, नर, नारायण आदि। ऐसे शब्दों को ही विलोम शब्द कहा जाता है। इन्हें अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड या एंटोनियम्स भी कहा जाता है। लिंग से आप क्या समझते हैं, या लिंग शब्द क्या व्यक्त करता है। जो संज्ञा शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के लिंग या उसकी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। सामान्य रूप से शब्दों का वह भाव जो ये व्यक्त करता है कि अमुक शब्द स्त्रीलिंग से संबंधित है या पुल्लिंग से संबंधित है उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो संज्ञा या सर्वनाम स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। चिड़िया, बकरी, बच्ची, नानी, दादी, मौसी, माता, नदी आदि। और वहीं दूसरी तरफ वे शब्द, वे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे पिता, दादा, नाना, मामा, चाचा, पेड़, पर्वत, सागर आदि पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्दों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। वे सभी शब्द जिनमें प्राय समानता होती है और वे एक जैसे अर्थों को व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्दों को समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। और ये शब्द निम्न है, जैसे अग्नि, आग, अनल, पावक, दहन, अपमान, अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार, अलंकार, आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर, अहंकार, दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमी, नदी, सरिता, वाहिनी आदि। इस प्रकार वे सभी शब्द जो समान अर्थों को व्यक्त करते हैं पर्यायवाची शब्द या। हमारा अगला प्रश्न है मुहावरे और लोकोक्तियों से आप क्या समझते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति दोनों ही अपने आप में विशिष्ट हैं। मुहावरा शब्दों के ऐसे समूह को कहते हैं जो अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। ये प्राय वाक्यांश के रूप में होते हैं और इन्हें पैराज के नाम से जाना जाता है। जबकि लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रसिद्ध उक्ति, जो लंबे समय से आम जन समाज में किसी कथन या उक्ति के रूप में, व्यंग्य के रूप में चुटकी लेने के लिए की जाती है। मुहावरा एक वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में संपूर्ण वाक्य है। मुहावरे वाक्य के आदि, अंत या मध्य में कहीं भी आ सकते हैं, जबकि लोकोक्ति वाक्य के अंत में ही आती है। मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होना आसान होता है, जबकि लोकोक्ति को ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है, परंतु लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। कुल मिलाकर मुहावरे को गढ़ा जाता है, ये वाक्यांश होते हैं और इन्हें शब्दों के मध्य में, बीच में, आरंभ में या अंत में प्रयोग किया जाता है। मुहावरे होते हैं जैसे आंखों का तारा, रास्ते का पत्थर, ईद का चांद होना। इस प्रकार के शब्दों को मुहावरा कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रसिद्ध उक्ति, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो बातें व्यंग्य रूप में या चुटकी लेने के लिए या किसी भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में की जाती थी और वे प्राचीन समय से प्रयोग होते हुए आज भी उसी भाव के साथ प्रयोग होती है, लोकोक्ति कहलाती है। और लोकोक्ति अपने आप में संपूर्ण वाक्य होती है और ये स्वतंत्र होती है। जैसे ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसी प्रकार ऊंची दुकान, फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, एक पंथ दो काज। इस प्रकार अन्य बहुत सारी लोकोक्तियां हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं, जैसे जीभ और थैली का बंद रहना ही अच्छा है, जिसके राम धनी उसे कौन कमी। इस प्रकार मुहावरे और लोकोक्तियों में सीधा सा अर्थ यह है कि मुहावरे गढ़े जाते हैं, मुहावरों की रचना होती है, मुहावरे स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि लोकोक्ति अपने आप में संपूर्ण वाक्य है और ये स्वतंत्र होते हैं और ये व्यंग्य रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संवाद से आप क्या समझते हैं, संवाद लेखन को स्पष्ट कीजिए। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और उनका कोई निश्चित विषय होता है तो ऐसी बातचीत को संवाद कहा जाता है। भाषा एक आधारभूत इकाई है जिसके माध्यम से हम आदान प्रदान करते हैं अपने भावों का, विचारों का और अपने अभिव्यक्तियों का। इस प्रकार जब दो व्यक्ति आपस में किसी विषय को लेकर बात करते हैं, एक व्यक्ति प्रश्न करता है, दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, तो इसको ही संवाद कहा जाता है। सामान्य शैली में इसे वार्तालाप कहा जाता है। संवाद लेखन के मुख्य रूप से दो पक्ष होते हैं, वक्ता और श्रोता। वक्ता अर्थात बोलने वाला, संवाद में जो व्यक्ति बोलता है अपनी बात कहलाता है, वक्ता कहलाता है। वहीं दूसरा स्रोत होता है श्रोता। श्रोता अर्थात सुनने वाला व्यक्ति, संवाद में जो व्यक्ति सुनता है वह श्रोता कहलाता है।
संवाद वास्तव में एक सामान्य शैली है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में किसी न किसी से बात करते हैं और यह बात प्रश्न उत्तर शैली में होती है। एक व्यक्ति प्रश्न करता है, दूसरा व्यक्ति जवाब देता है। कुल मिलाकर रोजमर्रा हम जिससे भी बात करते हैं उसे वार्तालाप या संवाद कहा जाता है। व्याकरण में जब इसी संवाद को हम लेखन शैली में प्रस्तुत करते हैं, एक निश्चित परिपाटी प्रस्तुत करते हैं, तो उसे संवाद लेखन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पत्र किसे कहते हैं? पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र का अर्थ है किसी संदेश, मैसेज या किसी सूचना को कागज पर हाथ के द्वारा लिखकर दूसरे व्यक्तियों को भेजना। अब आज के आधुनिक जीवन में किसी कंप्यूटर, फोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा किसी को कुछ भी लिखकर भेजना पत्र लेखन कहलाता है। अब पत्र लेखन वास्तव में किसी भी समाज का सबसे अनिवार्य अंग है। हमारे सभी प्रकार के व्यवहार, जैसे हमारे सामाजिक आर्थिक कार्य, हमारे निजी कार्य, वे सभी पत्र के माध्यम से संभव होते हैं। यदि हम किसी कार्यालय में आवेदन कर रहे हैं, किसी कार्यालय से कोई सूचना पाना चाहते हैं, तो हमें किसी न किसी रूप में पत्र लिखना पड़ेगा और यह पत्र हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। पत्र को उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। वे सभी पत्र जो हम अपने निजी व्यक्तियों यानी कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका आदि को अपने निजी मन का भाव बताते हैं, अपनी समस्याओं को व्यक्त करते हैं, अपने मन के भाव कहना चाहते हैं, तो ऐसे पत्रों को निजी पत्र या अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ वे सभी पत्र जो हम किसी कार्यालय में लिखते हैं, जिसका उद्देश्य कोई शिकायत करना, सूचना प्राप्त करना, आदेश देना, कुछ मंगाना या अन्य विषय होते हैं, तो ऐसे पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। कुल मिलाकर पत्र का शाब्दिक अर्थ है जब हम किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, कार्यालय को अपनी बात, अपना संदेश या अपनी सूचना एक कागज पर लिखकर आगे प्रेषित करते हैं, या किसी ईमेल के द्वारा हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी लिखकर प्रेषित करते हैं, तो इस व्यवहार को पत्र कहा जाता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कार्यालय को लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र निजी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुवाद किसे कहते हैं? अनुवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और वाद। अनु का अर्थ है पीछे चलना, वाद का अर्थ है विचारधारा, यानी पीछे पीछे चलने की विचारधारा। अनुवाद एक सामान्य प्रक्रिया है जब एक भाषा के पाठ को किसी अन्य भाषा में ज्यों का त्यों रखा जाता है ताकि उसके अर्थ ना बिगड़े, तो यह प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है। इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। आज हमारा संसार बहुत व्यापक और बहुत विशाल हो चुका है। हमें दिन प्रतिदिन कार्यों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो उसी ज्ञान को व्यापक करने के लिए, कार्यालय कार्यस्थल बनाने के लिए अनुवाद की जरूरत पड़ती है। अनुवाद वास्तव में एक ऐसी परिपाटी है जिसमें हम एक भाषा, जिसमें किसी पाठ की रचना की गई है, किसी विषय को लिखा गया है, किसी अन्य भाषा में इस प्रकार से रखते हैं कि भाषा का भाव नहीं बिगड़ता है, वह भाव यूं का यूं रहता है, अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के दो प्रकार होते हैं, जैसे अर्थ और भाव, एक शब्द स्तर पर और एक भाव स्तर पर। जब हम किसी भाषा के पाठ को किसी अन्य भाषा में उसके वास्तविक मूल अर्थ में रखते हैं, तो उसे अर्थ भाव कहा जाता है, और जबकि उसके मूल भाव को हम भाव के अनुसार रखते हैं, उसे बोलते हैं भाव स्तर। यानी कुल मिलाकर एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम पूरे के पूरे पाठ को इस प्रकार से रखते हैं ताकि उसके अर्थ का अनर्थ ना हो, अनुवाद कहलाता है। अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। अनुवाद का एक उदाहरण देखिए। अनुवाद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्द स्तर पर और भाव स्तर पर। जैसे हमने किसी व्यक्ति को कहा कि तुम मूर्ख हो, तो हमने अंग्रेजी में कहा यू आर फूल। यह एक सामान्य स्तर है। हमने किसी व्यक्ति को कहा कि तुम गधे हो और हम कहते हैं यू आर ए डंकी, यह गलत हो जाएगा, हमें यहां भी बोलना होगा यू आर फूल। यानी कि जब हम शब्दों के प्रभाव को शब्द में ही प्रकट करते हैं, उसे बोलते हैं शब्द स्तर।
और जब हम शब्दों के मूल भाव को पकड़ते हैं और उसके मूल भाव को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, उसे हम बोलते हैं भाव स्तर। तो अनुवाद मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, शब्द स्तर पर और भाव स्तर पर। अनुवाद आज हमारे समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। आज हम वैश्विक रूप से बहुत व्यापक हो चुके हैं। एक देश के लोग दूसरे देश में आते जाते हैं, विभिन्न देश आपस में व्यापार और अन्य प्रकार के मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं। इन मेल मिलाप में भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है और इन भाषाओं को समझने के लिए, जानने के लिए कहीं ना कहीं हमें अनुवाद की जरूरत होती है, ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, तो ही हम एक भाषा के भाव को दूसरी भाषा में ग्रहण कर पाते हैं। इसको ही अनुवाद कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभावी लेखन से आप क्या समझते हैं? प्रभावी लेखन किसे कहते हैं? प्रभावी लेखन का शाब्दिक अर्थ है वह लेखन जो पाठक के मन पर प्रभाव डाल दे। हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। बच्चे हर रोज स्कूल कॉलेज जाते हैं, हम टीवी देखते हैं, रेडियो देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और यह एक दैनिक परिपाटी है। परंतु जब किसी रचना को पढ़कर हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल जाए, हम एक नए दृष्टिकोण को प्राप्त कर लें, एक ऐसा लेखन जो हमारी बुद्धि, हमारे मस्तिष्क को हिलाकर रख दे, हमारा मन पूरी तरह से संवेदना में हो जाए और हम सोचने को मजबूर हो जाएं, या हम कुछ चीज पढ़कर हंसने लगें, अचानक से हमारी आंखों में आंसू आने लगें, यानी कि एक ऐसा लेख, एक ऐसी रचना जिसे पढ़ने से, सुनने से या देखने से हमारे मन में बदलाव की स्थिति हो जाती है। हम जिंदगी को नई दृष्टि से देखते हैं, हम जीवन के नए आयामों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की लेखन क्षमता वाले लेखन को प्रभावी लेखन में रखा जाता है। प्रभावी लेखन का अर्थ है एक ऐसा लेखन जो पाठक के मन मस्तिष्क को हिलाकर रख दे, उसके बहुत गहरे में जाकर प्रभावित करे, ऐसा लेखन प्रभावी लेखन कहा जाता है। प्रभावी लेखन वह लेखन है जिसे पढ़कर पाठक का मस्तिष्क पूरी तरह से हिल जाता है, उसके हृदय में संवेदना उत्पन्न होती है, उसके संस्कारों में बदलाव आता है, उसको नई जीवन दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार का लेखन वास्तव में हमारी सोच बदलने की शक्ति रखता है। तो वह लेखन जो किसी व्यक्ति के मन की स्थिति को बदलकर उसके अंदर नए दृष्टिकोण उत्पन्न कर दे, तो यह लेखन प्रभावी लेखन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तार्किक लेखन से आप क्या समझते हैं? तार्किक लेखन शब्द दो शब्दों से बना है, तर्क, तार्किक और लेखन। तार्किक का अर्थ है तर्क पर आधारित और लेखन का अर्थ है लिखना। जब कोई लेखन अपने उद्देश्य को प्रकट करने के लिए तर्क, कारण और संबंधों की व्याख्या करता है, यानी कि जब कोई लेखक तर्क को कसौटी बनाकर अपने भाव को प्रस्तुत करता है, तो वह तार्किक लेखन कहलाता है। सामान्य शब्दों में तार्किक लेखन के अंतर्गत एक शैली प्रकट की जाती है। उस शैली में चीजों को उदाहरण के साथ कारण से जोड़ते हुए, उनके संबंध को दिखाते हुए तर्क में रखा जाता है, जिसे हम जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उस तर्क के माध्यम से हमारी बुद्धि पर एक प्रभाव पड़ता है। यह तर्क लेखन के आधार पर हो सकता है, तुलना के आधार पर हो सकता है, अंतर के आधार पर हो सकता है, वर्गीकरण के आधार पर हो सकता है। कुल मिलाकर लेखन की वह परिपाटी जो तर्क, कारण और संबंधों को व्यक्त करती है, तार्किक लेखन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आख्यान परक लेखन। आख्यान शब्द का अर्थ है बताना, आख्या करना, प्रस्तुत करना। आज हम उस जीवन में हैं, उस दृष्टि में हैं, उस युग में हैं जब हम चारों तरफ किताबों से, विकासों से, कई प्रकार की नैतिक तकनीकों से घिरे हुए हैं। तो जब कोई लेखक किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के विषय में अपने भावों को प्रकट करता है, तो इसे आख्यान परक लेखन कहा जाता है। हर व्यक्ति की अपनी निजी दृष्टि होती है, निजी सोच होती है। तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी घटना, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का ठीक-ठीक वर्णन करता है, परंतु उस पर उसका निजी प्रभाव होता है, तो इसको आख्यान परक लेखन में रखा जाता है। आख्यान परक लेखन में व्यक्ति घटनाओं के साथ-साथ एक विषय का चुनाव करता है और उस विषय को अपने अनुसार व्यक्त करता है, यानी कि उसमें उसके निजी भाव मिल जाते हैं और वो उनको या तो संकुचित कर सकता है या बहुत फैला सकता है। तो इस प्रकार का लेखन जिसकी भाषा सीधी हो, सरल हो, सपाट हो और उसमें निजता का भाव हो, तो ऐसी शैली को
आख्यान परक लेखन शैली कहा जाता है। इस शैली को हम आत्मकथा में या औपन्यासिक कर्तव्य में यूज करते हैं। कुल मिलाकर आख्यान परक लेखन वह लेखन है जिसमें निजी भावों के साथ घटनाओं को, विषयों को प्रकट किया जाता है, आख्यान लेखन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णनात्मक लेखन का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। वर्णनात्मक शब्द बना है वर्णन से, जिसका मुख्य उद्देश्य है सूचित करना। इस प्रकार का लेखन व्याख्यात्मक भी होता है। लेखन की वह शैली जो विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालती है और उन विषयों के कई पहलुओं को दर्शाया जाता है। इसका संबंध मुख्य रूप से निबंध श्रेणी से होता है, आलेख से होता है, रिपोर्टाज से होता है। तो लेखन की वह कला जिसका उद्देश्य सूचनाओं और विचारों को प्रकट करना होता है, जिसका उद्देश्य ज्ञान का वर्धन करना होता है, जिसके अंतर्गत इतिहास, धर्म और विज्ञान से संबंधित चीजों को रखा जाता है और सूचित करने के लिए इसमें कई प्रकार के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है और लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक कई प्रकार के विश्लेषण और उदाहरणों का प्रयोग करता है। तो यह लेखन वर्णनात्मक लेखन कहलाता है। इस विधा के अंतर्गत लेखन विचार, तर्क, उदाहरण इत्यादि को एक क्रम में प्रस्तुत करता है। वर्णनात्मक शैली अपने आप में एक स्पष्ट और रोचक शैली है। तो वर्णनात्मक लेखन का लेखक अपने विषय को, अपनी रचना को बहुत ही दृढ़ और बहुत ही महत्वपूर्ण बनाने के लिए चीजों को एक क्रम में रखता है, जिसको पढ़ते हुए वह कई बार कथा जैसा महसूस करता है। तो वर्णनात्मक लेखन का अर्थ है वर्णन करना, व्याख्या करना। इस लेखन में सूचना और विचारों को संगठित किया जाता है और इस प्रकार से रखा जाता है कि व्यक्ति मनोरंजन भी महसूस करता है। वर्णनात्मक लेखन वास्तव में भावनाओं को साझा करने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारा अगला प्रश्न है, नोट्स लेखन से आप क्या समझते हैं? नोट्स लेखन का शाब्दिक अर्थ है नोट्स निकालना या महत्वपूर्ण विषयों को छांटना। इसे पुनर्रचना या पुनर्लेखन के अंतर्गत रखा जाता है। पुनर्लेखन के अंतर्गत सार लेखन, रिपोर्ट लेखन इत्यादि को भी रखा जाता है। नोट्स हम लेखों से निकालते हैं, भाषण से निकालते हैं। एक प्रकार से जब कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठता है, जब कोई शोधकर्ता किसी शोध के लिए बैठता है, तो वो विभिन्न विषयों पर अपने नोट्स बनाने शुरू करता है। नोट्स लिखित या मौखिक सामग्री दोनों से ली जा सकते हैं, किंतु नोट्स लेते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि हमें क्या नोट करना है और क्या नोट नहीं करना है। तो नोट्स लेखन उन विषयों पर प्रकाश डालता है कि जब भी कोई व्यक्ति नोट्स लेखन का कार्य करेगा, भले वो लिखित हो या मौखिक हो, वह केवल उन विषयों को संक्षिप्त रूप में रखेगा जहां उसकी बात पूरी हो जाए, शब्दों का प्रयोग कम से कम हो और कम से कम शब्दों के द्वारा अधिक से अधिक बातों को समेटा जाए। नोट्स लेखन का एक बहुत मुख्य उद्देश्य होता है कि संपूर्ण बातों को संक्षिप्त रूप से रखना, जरूरत पड़ने पर केवल नोट्स पढ़ने मात्र से उसकी सभी जरूरतें पूरी हो जाएं। और नोट्स एक विशिष्ट तैयारी है। लिखित भाषा के नोट्स बनाना आसान होता है, परंतु जब कोई व्यक्ति भाषण देता है, व्याख्यान देता है, उस समय नोट्स लेते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हमें वक्ता की गति से, यानी जो व्यक्ति भाषण दे रहा है उसकी गति से नोट्स लिखने होंगे, अन्यथा पीछे रह जाएंगे और बहुत सी बातें छूट जाएंगी। सामान्य शब्दों में नोट्स लेखन एक प्रकार का पुनर्रचना या पुनर्लेखन है। जब कोई लेखक, जब कोई व्यक्ति, जब कोई विद्यार्थी अपनी जरूरत के अनुसार किसी लिखित पाठ या मौखिक पाठ से अपने संपूर्ण विषय को समझने के लिए उनमें छोटे छोटे की सेंटेंस या लाइनें निकालता है और जरूरत पड़ने पर अपने अध्ययन में उसका प्रयोग करता है, तो यह प्रक्रिया नोट्स लेखन कहलाती है। रचना या कंपोजिशन से आप क्या समझते हैं? रचना शब्द का अर्थ है रचित करना, कंपोजिशन शब्द का अर्थ है कंपोज करना। दोनों शब्द का एक ही अर्थ है निर्माण करना, बनाना या लिखना। जब हम किसी विशेष विषय पर या किसी विशेष टॉपिक पर इस प्रकार से रचना रखते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक उसकी सारी बातों का समावेशित कर लिया जाए, रचना कहलाती है। साधारण रूप से किसी विषय पर एक बिंदु से शुरू होते हुए उसे इस प्रकार से आगे बढ़ाना कि उसकी संपूर्ण चीजें, यानी उसका प्रारंभ, उसका मध्य और उसका अंत इस प्रकार से स्पष्ट हो कि चीजें पढ़ने में आनंद आए। कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, भाषण, निबंध कुछ भी हो सकता है। रचना का मूल अर्थ है रचित करना, बनाना।
इसे अंग्रेजी में कंपोजिशन कहा जाता है। जब कोई रचनाकार, जब कोई लेखक किसी चीज़ को बनाने की सोचता है तो उसकी पूरी आकृति अपने मन में तैयार कर लेता है और मन में बनी आकृति को धीरे-धीरे वो उतारना शुरू करता है। भले वो शब्दों के रूप में हो, भले वो मूर्ति के रूप में हो, भले वो चित्र के रूप में हो, कुल मिलाकर जब कोई रचना अपने मन में पहले से ही उसका निर्माण कर लेता है और बाद में उसको भौतिक रूप से बनाने का प्रयास करता है, तो इसे रचना कहा जाता है। रचना वास्तव में एक प्रकार की कला है जो मन और तर्कों पर आधारित होती है और सुसंगठित रूप में प्रस्तुत की जाती है। इसका उद्देश्य होता है उसके आरंभ, मध्य और अंत को सुनियोजित रूप से रखना, ताकि जब कोई अन्य व्यक्ति उसे पढ़े, देखे तो उसके संपूर्ण भाव को ग्रहण कर सके। इसको रचना कहा जाता है। संक्षेपण से आप क्या समझते हैं? संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना, संक्षिप्त करना, सार लेखन। जब किसी बड़े अनुच्छेद को, किसी निबंध को या किसी बड़े भाषण को हम छोटे शब्दों में या एक तरह के संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं तो संक्षेपण कहा जाता है। मुख्य रूप से बड़े विचारों, तर्कों आदि को लघु करके प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। इसकी संरचना भी निबंध जैसी होती है। आज का हमारा जीवन बहुत ही जटिल हो चुका है। लोगों के पास समय की बहुत कमी है। लोग पूरी की पूरी पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहते हैं, पूरे उपन्यास पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो व्यक्ति कम से कम समय में अधिक से अधिक काम करना चाहता है, अधिक से अधिक जानना चाहता है, अधिक से अधिक चीज़ों को करना चाहता है। तो ऐसे में सार लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, संक्षेपण बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेखकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा बड़ी-बड़ी चीज़ों के सार लेखन लिखे गए हैं, संक्षिप्त किए गए हैं। अर्थात लेखन में, किसी भी भाषा में जब किसी बड़े पाठ को, किसी बड़े विषय को, किसी कविता को, किसी भाषण को, किसी निबंध को उसके सार रूप में या उसके संक्षिप्त रूप में रखा जाता है तो इसको ही संक्षेपण कहा जाता है। संक्षेपण को पढ़ने मात्र से हम उसके मूल विषय को ग्रहण कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि उस बड़ी कविता में, उस बड़े उपन्यास में, बड़ी कहानी में क्या कहने का प्रयास किया गया है। संक्षेपण का अर्थ है संक्षिप्त करके लिखना, उसको सार रूप में लिखना संक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न है भाव पल्लवन से आप क्या समझते हैं? भाव पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है भावों का विस्तार देना। जब कोई लेखक, जब कोई विद्यार्थी, जब कोई व्यक्ति किसी उक्ति, किसी वाक्य, किसी मुहावरे, किसी कहावत के विस्तार को प्रस्तुत करता है, यानी कि कोई एक लाइन, कोई एक वाक्य है और उस संपूर्ण वाक्य को हम कम से कम 100 शब्दों या उससे अधिक शब्दों में व्यक्त करते हैं, यानी उसका विस्तार देते हैं, तो इसको भाव पल्लवन कहा जाता है। विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए, विद्यार्थियों के विचारों को जानने के लिए परीक्षाओं के अंतर्गत भाव पल्लवन का प्रयोग किया जाता है। भाव पल्लवन का विशेष अर्थ होता है किसी वाक्य, किसी मुहावरे या लोकोक्ति में छुपे हुए मूल भाव को विस्तार रूप से प्रस्तुत करना, ये जानना कि वह छोटा-सा वाक्य है, वह मूल भाव क्या कहना चाहता है। हमारे सरल शब्दों में या बिल्कुल सामान्य शब्दों में जब किसी छोटे वाक्य को इतनी विस्तार से लिखा जाता है कि उसकी संपूर्ण चीज़ें हमारी समझ में आ जाती हैं, तो वह भाव पल्लवन कहलाता है। हमारे समाज में बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें बहुत बड़े अनुभवों को अपने अंदर समेटे हुए हैं और जब हम ऐसे सूत्र वाक्यों को जानने का प्रयास करते हैं कि वह छोटे-छोटे सूत्र, छोटी-छोटी कहावतें क्या कहना चाहती हैं, तो उसको संपूर्ण रूप से जानना, समझना, बताना, इसी को भाव पल्लवन कहा जाता है। भाव पल्लवन वास्तव में किसी भी छोटे भाव को विस्तार रूप देता है और यह विद्यार्थियों की सर्वाधिक सहायता करता है विचारों को व्यापक करने में। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है संप्रेषण किसे कहते हैं? संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण शब्द दो शब्दों से बना है, सम और प्रेषण। सम का अर्थ है सूचना, सम का अर्थ है संदेश, प्रेषण का अर्थ है प्रेषित करना। जब किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति से एक संस्था तक संप्रेषित किया जाता है, उसे संप्रेषण कहा जाता है। सामान्य रूप से संदेशों और विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द कम्यून से आया है,
जो एक लैटिन वर्ड है और यह लैटिन वर्ड सामान्य विचारों, सूचनाओं और भावनाओं के आदान प्रदान की ओर इशारा करता है। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ है भली भांति भेजना या भली भांति पहुंचाना। कुल मिलाकर संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ है लोगों के बीचों में सामान्य व्यवहार अभिव्यक्ति का आदान प्रदान। एक व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक और अन्य व्यवहारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, यह सामान्य बातचीत ही संप्रेषण कहलाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जन्म लेता है और बड़ा होता है और जीवन भर समाज में ही रहता है और इस जीवन में वह हजारों लोगों से संपर्क करता है और कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यवहारिक संबंधों की स्थापना करता है और उसके ये सभी संबंध संप्रेषण पर ही आधारित होते हैं। बिना संप्रेषण के वह किसी संबंध को पूरा नहीं कर पाएगा। वर्तमान समय आधुनिक समय है। इस आधुनिक समय में कोई भी मानव बिना संप्रेषण के रहना संभव नहीं है। संप्रेषण आज मानव की अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि इसके माध्यम से उसके अन्य और सभी जरूरतों की पूर्ति होती है। होटल, बुक शॉप, ज्वेलरी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हर जगह उसे संप्रेषण की जरूरत होती है। बिना संप्रेषण के वह कुछ भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार से मानव के लिए सांस लेना अनिवार्य है, भोजन लेना अनिवार्य है, उसी प्रकार से समाज में बिना संप्रेषण के व्यक्ति नहीं रह सकता है। संप्रेषण का अर्थ है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से हर प्रकार की बातों का आदान प्रदान, हर प्रकार के भाव का आदान प्रदान। ये संप्रेषण 4 मुख्य भागों में बटा हुआ है। मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, आंगिक या सांकेतिक संप्रेषण और चौथा है संचार। वह संप्रेषण जो मुख के द्वारा, वाणी के द्वारा बोलकर किया जाए मौखिक कहलाता है और जब कोई व्यक्ति लिखकर सूचनाओं का आदान प्रदान कर बोलते हैं लिखित संप्रेषण। और जब कोई व्यक्ति शरीर के अंगों के द्वारा कोई इशारा करता है, कोई बातचीत कर बोलते हैं आंगिक संप्रेषण। और इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति किसी चिन्हों के द्वारा, किसी सिंबल के द्वारा अपनी बातें कहना चाहता है उसे बोलते हैं सांकेतिक संप्रेषण। और उसके अलावा आपका अंतिम संचार के अंतर्गत आपका रेडियो, टीवी, अखबार और अन्य चीजें शामिल हैं। तो इस प्रकार संप्रेषण मानव मात्र की जरूरत है, उसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, BHDLA 136 आपका पूरा हो गया है। ये सबसे आसान विषय है और यह BA में है, BA फर्स्ट ईयर में ये पुस्तक लगी हुई है और ये सभी चीजें आपने तीसरी कक्षा से लेकर छठी कक्षा तक पढ़ी होगी। इसके विषय बहुत आसान है, जैसे शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, लिंग बदलो, वचन बदलो, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लकोक्ति, अनुवाद, लेखन कितने प्रकार का होता है, पत्र कितने प्रकार का होता है, ये सारे के सारे विषय आपने स्कूल टाइम पर पूरे कर लिए हैं और ये इतने आसान है कि पढ़ते ही या सुनते ही याद हो जाएंगे। और हमारी यह वीडियो आपके सभी समस्याओं को बहुत ही छोटे रूप में इसे पूरा कर देगी। यदि आप यह वीडियो अपने परीक्षा में सुन लेते हैं तो आपके विभिन्न विषय आसानी से पूरे हो जाएंगे और आपकी परीक्षा में भी अच्छे अंक आएंगे। तो आप आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।